ध्यान से देखिए दोस्तों, आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट का डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। लेकिन आप लोग बोलेंगे स्टेट के साथ फंडामेंटल राइट्स का क्या संबंध है? कोई संबंध है? दोस्तों संबंध जरूर है, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये स्टेट आपका बिगड़ जो मीनिंग है, ये बिगड़ मीनिंग पे यूज किया गया है ये स्टेट वर्ड। ये स्टेट का अंडर में आपका क्या क्या आता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। नमस्कार दोस्तों, टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है इंडियन पॉलिटी का और एक नया क्लास, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट ऑफ आर्टिकल के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों ये पूरे 1 से 395 तक ये टोटल आर्टिकल का लिस्ट हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक दिन में कवर करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पार्ट में करेंगे। और आज आर्टिकल में हम लोग 1 से 35 यानी कि फंडामेंटल राइट्स तक पार्ट 1, 2, 3 कवर करेंगे सारा आर्टिकल तो क्या है उसके अंदर। तो दोस्तों एक चीज अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिटी बढ़ाएगा आप लोगों का एग्जाम मार्क्स का क्वालिटी। तो पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या रहता है? आपका आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल्स रहता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो होता है ये दिखने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसका अहमियत आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मोड़ मोड़ पे आपका पासा पलट जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे पॉलिटी का। ठीक है, तो वो सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जो हम लोग आज पढ़ाएंगे। और ये क्लास आप लोगों का एक अच्छा ओवरव्यू के लिए, ताकि डिस्क्रिप्टिव पॉलिटी में आप लोगों का कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए तैयार किया गया है खास करके। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सारा आर्टिकल पढ़ने के पहले कुछ थोड़ा चीज जो प्रिलिमिनरी है वो हम लोग एकदम शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसी एस्पेक्ट से हम लोग चालू करेंगे आज। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले ये बात आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, लेंदी या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारा लैटिन वर्ड जो है, ये जो लैटिन भाषा है, ठीक है, ये पुराना भाषा है लैटिन भाषा। ये स्पेशली आप लोगों का साइंटिफिक टर्म में यूज किया जाता है, लेकिन पॉलिटी में भी आपका लैटिन जो भाषा है, ये लैटिन भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा लंबा है, इसीलिए इसको बोला जाता है एलिफेंटाइन साइज, यानी कि हाथी माफिक कद। ठीक है, और आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे भाषा का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ एक लॉयर के लिए ही आसान है उसको डिकोड करना। ये लॉयर के लिए भी आसान है, क्योंकि वो उसी चीज का पढ़ाई करते हैं कि कैसे ये लैटिन टर्म्स या इंग्लिश टर्म्स ये कैसे अलग करे, कैसे इसको डिफाइन करे, कौन किससे अलग है, ये लॉयर का काम होता है। तो लॉयर के लिए आसानी होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका डिफाइन करना, ये आसानी होता है लॉयर लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लॉयर्स पैराडाइज भी बोला जाता है, यानी कि वकीलों के जन्नत भी बोला जाता है। ये टर्म आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों का क्रिटिसिज्म है इतना बड़ा साइज के लिए। तो सब इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सबसे पहले आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये एक बहुत ही बड़ा असेंबली थे, बहुत सारा कमिटी थे उसके अंडर में। ड्राफ्टिंग कमिटी थे,
वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे आपका बाबा साहेब आम्बेडकर, लीगल कमेटी थे जिसका आपका चेयरमैन थे BN राव, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में आपका 2 साल 11 महीना और कुछ दिन ये टाइम लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, 1 से 395 तक। और आपका क्या है याद रख लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको रिलेटेड और एक सवाल और 2-4 सवाल आता है। एक है इसका पहला टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे S सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। S सिन्हा, ये नाम आप लोगों का नोटबुक में उठ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब इंडिया का जो पहला जो प्रेसिडेंट थे, वो पहला प्रेसिडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद नाम आप लोग का नोटबुक में अभी तक उठ जाना चाहिए। और एक सवाल आता है दोस्तों कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके अंडर में एक इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनते हैं तब तक पूरा जो पावर है वो इंडियन शो नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करता था। वो इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद जी फूड और एग्रीकल्चर, ठीक है, ये मिनिस्ट्री उनका पोर्टफोलियो थे, फूड और एग्रीकल्चर। अच्छे से नोट कर लीजिए ये सारा चीज, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो थे वो आपका राजेंद्र प्रसाद जी संभालते थे। और आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये तो एक दिन में ही नहीं बन गया था, तो इसका जो पहला कदम है, इसका सबसे पहला कदम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो 1934 में M.N. रॉय, ये एक आदमी थे जो उस टाइम पे बहुत जाने माने थे। तो ये M.N. रॉय जो थे, इन्होंने सबसे पहले बोला था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन इसका मांग ब्रिटिश लोग पूरा नहीं कर रहा था। 1940 में आप लोगों का सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, ये ऑगस्ट ऑफर, ये भी लॉर्ड लिनलिथगो ने आपका नकार दिया, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर आपका रिजेक्ट हो गया, लिनलिथगो ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या आता है, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन कौन भेजता है, विंस्टन चर्चिल भेजता है, क्रिप्स मिशन। तो ये जो क्रिप्स मिशन है ये भेजे थे विंस्टन चर्चिल ने नेगोशिएशन के लिए, लेकिन क्रिप्स मिशन भी आपका फेल हो गया। ऑगस्ट ऑफर भी फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और 1942 आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है, क्योंकि 1942 में अगस्त महीने में यहां पे आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो चालू हुआ था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। तो एक को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों में आपको घाटा लग जाएगा। अच्छे से ध्यान से एकदम सोच समझ के पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। तो देखिए 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था वो भी फेल हो गया। तो क्रिप्स मिशन अब फेल हो गया, तो अब क्या होगा, तब आया 1946। ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही ईयर में आपका कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था, ये कैबिनेट मिशन से ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारा फंडा यहां से निकल के आता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने ही बनाया था, इंटरिम गवर्नमेंट ये ही बनाया था, ठीक है। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 15 अगस्त अंग्रेजों ने हम लोग को जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखने का काम तब भी चालू था, जो कि कंप्लीट हुआ आपका 1949 का 26 नवंबर, और कमेंसमेंट हो गया कब, 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग प्रजातंत्र दिवस मानता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हम लोग देख लिया।
अभी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर एज इट इज द डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कब खत्म हुआ था, 26 नवंबर 1949। ये साल आप लोग नोट कर लीजिए, डेट ये 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये जो डेट है ये 1949, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे इसीलिए माना जाता है क्योंकि यही जो डेट है यही कॉमन मतलब ये एडप्ट हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, इनेक्ट हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से। देखिए ये सारा छोटा छोटा जो पॉइंट है, ये सारा छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में आता है, और पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पे छोटे से छोटा सवाल भी बहुत मैटर कर जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पहले ही आप लोगों को बोला गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट, मतलब लिखना जब खत्म हुआ था तभी इस पे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड टू एड ऑल 105 अमेंडमेंट्स। तो देखिए अभी, मतलब अभी का जो टाइम है, अभी तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल्स ज्वाइन किया गया है। ठीक है, 12 शेड्यूल हो गया, 8 शेड्यूल था, 12 शेड्यूल हो गया यहाँ पे, और 105 टोटल अमेंडमेंट हुआ है। अभी देखिए आप लोग पूछेंगे कि हम लोग का कंट्री में इतना ज्यादा अमेंडमेंट क्यों होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये दोनों का ही एक अच्छा खासा मिक्सचर है। रिजिड कौन सा सेंस पे, रिजिड ऐसा सेंस पे है जैसे मान लीजिए सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के मामले में आप लोगों का रिजिड रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, ये अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसके अंडर में कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो यहाँ पे आप लोगों का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि दोनों ही हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे तभी, और आपका प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर चाहिए, तभी आप लोग, प्रेसिडेंट का सम्मति भी चाहिए, और दोनों जो स्टेट है सेंटर स्टेट रिलेशन में, दोनों जो आपका पक्ष और विपक्ष है, ये दोनों का राय लेना जरूरी है। तो ये डिजिट पार्ट में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजिट पार्ट में आपका सेंटर स्टेट रिलेशन आता है। बाकी आपका फ्लेक्सिबल पार्ट जो है, जिसपे आपका स्पेशल मेजोरिटी का कोई जरूरत नहीं है अमेंडमेंट का। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट होता है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिए, ये अमेंडमेंट आपका होता है आर्टिकल 368, ये 368 के तहत आर्टिकल ये अमेंडमेंट आता है। और अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट है, ये अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट है ये आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका भी एक ब्रिटिश रूल्ड कॉलोनी था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में झांक के क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो दोस्तों अब कॉन्स्टिट्यूशन आप पहले ही खोलेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का मुलाकात होगा यही जनाब से, इसका नाम है प्रियम्बल। ये प्रियम्बल को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट। ये की नोट क्यों बोला जाता है प्रियम्बल को, क्योंकि इतना सारा आर्टिकल में जो थियोरी आपका, जो लॉ लिखा हुआ है, जो आर्टिकल आपका लिखा हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ, ये सब कुछ का जो मेन थिंकिंग है या मेन थ्योरी है, वो थ्योरी सारा आपका प्रियम्बल में इंश्राइन किया गया है। ठीक है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो ऐसे ही फॉर्म में मिलेंगे आपको प्रियम्बल, लेकिन आप लोगों का आसानी के लिए अगला पेज में ही हम लोग प्रियम्बल को लिख दिया है अच्छे से, ताकि आप लोगों का आसानी हो। तो प्रियम्बल में सबसे पहले क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये चीज देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है. नहीं चलो पहले कंप्लीट कर लेता है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर ऑफ 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे सीधा बात है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला वाला हिस्सा होता है जहां पे लिखा होता है कि हम लोग भारत के जनगण भारत को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट करूंगा. और यहाँ पे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality of status and of opportunity and to promulgate them all and fraternity assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. तो देखिए सबसे पहले ये एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग नोट करेंगे. तो यहां पे जो आप लोगों का यहां पे देखिए जो आप लोगों का प्रियम्बल जो है यहां पे लिखा गया है सॉवरेन. दोस्तों सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कोई भी अगर कंट्री आप ये मान लीजिए जैसे ये कंट्री है, ठीक है, ये अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स यानी कि अंदर और बाहर, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मामला ये खुद सुलट सके तभी इसको सॉवरेनिटी का दर्जा मिलेगा. ठीक है, तो इंडिया जो है ये इंटरनल मैटर भी खुद सुलटता है और एक्सटर्नल मैटर भी खुद सुलटता है, तो इसीलिए इसको सॉवरेन फीचर मिला है. सोशलिस्ट, तो देखिए यहाँ पे सामाजिक होने का भी बोला गया है. ये सोशलिज्म, जो सोशलिज्म है आप लोगों का, जो वेस्टर्न सोशलिज्म है, ये वेस्टर्न जो सोशलिज्म है, ये वेस्टर्न सोशलिज्म जो है वहां पे आपका सोसाइटी के साथ रिलीजियन यानी धर्म को अटैच किया जाता है. ये वेस्टर्न थिंकिंग है सोशलिज्म का. लेकिन इंडियन जो थिंकिंग है वहां पे रिलीजियन को एक साथ में नहीं लिया जाता है क्योंकि इंडिया उसके बाद एक सेक्युलर कंट्री है. ठीक है, ये सेक्युलर का मतलब क्या होता है? ये सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी आपका एक किसी चुना हुआ धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, सभी धर्म के लिए समान जगह है यहाँ पे. ठीक है, इंडिया पे. इसीलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं जिसको बोलता है सेक्युलरिज्म. ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, यानी कि ये जो पब्लिक है यानी कि जनता जो है इसी के ऊपर हम लोगों का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये चलता है, तो इसीलिए हम लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम है. और दोस्तों देखिए रिपब्लिक, ये रिपब्लिक वर्ड आप अच्छे से समझ लीजिए क्यों रिपब्लिक है इंडिया. ये रिपब्लिक का मीनिंग है आपका, ये अगर आपका एक कंट्री है तो यहाँ पे कोई भी अगर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है तो उसका चुनाव होना चाहिए, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, उसको इलेक्शन में पार्ट लेना पड़ेगा और उसको तभी रिपब्लिक, वो कंट्री को रिपब्लिक दर्जा मिलेगा. इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. अभी देखिए जो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो देखिए आपका जो फंडामेंटल राइट का पार्ट आता है, पहला जो पार्ट आता है फंडामेंटल राइट का, उसमें आपका जस्टिस दिया गया है. लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि अभी फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, ये जो लिबर्टी है, लिबर्टी आपका आर्टिकल 19 पर आता है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. तो देखिए दोस्तों पहला बात तो है ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 में, सीधी सी बात है. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है. तो यहाँ पे और इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात है आप लोगों का आर्टिकल 16 में. थोड़ा देर बाद में ही ये सारा चीज आप लोगों के पास पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. अभी आप लोगों का थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि नया नया चीज है, ये प्रियम्बल कैसा अनजान चीज है. और देखिए बाकी क्या रह गया? फ्रैटर्निटी. अभी आप लोग पूछेंगे कि फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? ये फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. ये कंसेप्ट यानी कि ब्रदरहुड, ये कंसेप्ट हम लोग
कहां से लिया था? ये फ्रांस का कंसेप्ट है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी का कंसेप्ट है आपका फ्रेटर्निटी। और आपका देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों ही कायम रखने के लिए बोला गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर, यानी कि देखिए डेट देखिए अच्छे से, प्रियम्बल पे जो डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949 और लागू कब से होने लगा? आपका 26 जनवरी 1950 से। ये दोनों डेट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन वही डेट उठा के आता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग तो प्रियम्बल तक अच्छे से कवर कर लिया। अभी जो टाइम है, अभी टाइम है आप लोगों का ये पहला पार्ट से रूबरू होने का। ये पहला पार्ट क्या आता है आपका? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि इंडिया का जो जमीन है वो जमीन प्लस उसके पास जो एक्वायर्ड किया हुआ या उसके साथ एक्सेस हुआ ऐसा कोई टेरिटरी है, ये सारा पार्ट आता है आप लोगों का पार्ट 1 में, जो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है, ठीक है। ये यूनियन एंड टेरिटरी का पहला जो पार्ट आता है यह है आपका आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो देखिए यहां पे जो हम लोगों का देश का जो नाम है, क्या नाम है हम लोगों का देश का? भारत। ये भारत या इंडिया ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट। और जो टेरिटरी है सारा का सारा नाम आर्टिकल 1 में दिया गया है। अभी आर्टिकल 2 क्या बोलता है आप लोगों का? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो दोस्तों ये एडमिशन जो है और एस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों केस अलग है, ठीक है। अभी देखिए एडमिशन का एक केस दिखाता है आप लोगों को। ये जो सिक्किम है, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। 36th अमेंडमेंट, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसके तहत सिक्किम को इंडिया का एक हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो यहां पे एडमिशन का केस आप लोग देख लिया। अभी देखिए एस्टेब्लिशमेंट का केस। अभी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है आप लोगों का याद है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन सन 2000 में यहाँ पे 3 नया स्टेट बनाया गया था आपका, झारखंड, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़। जो कि आपका झारखंड बिहार का हिस्सा था, उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पूछा जाएगा तो आप लोग बेफिक्र होकर आंसर करेंगे, आर्टिकल 2 में आता है ये एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट। अभी देखिए आर्टिकल 2 रिपील हो गया है। आर्टिकल 3 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो देखिए यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा टर्म आ जाता है, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहां पे एरिया बाउंड्री तो चेंज कर ही सकता है, ठीक है, लेकिन नेम्स भी चेंज होता है। यानी कि आप लोग को कभी कभी लगता है कि ये एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो योगी आदित्यनाथ का जो यूपी सरकार है, इन्होंने प्रयागराज नाम दिया ये इलाहाबाद को, तो ये इलीगल है या लीगल है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आपका क्या जवाब होगा? तो आपको इधर जवाब देना पड़ेगा कि ये लीगल है, क्योंकि आर्टिकल 3 वाइज नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को वो सरकार चेंज कर सकता है। अभी आप लोगों को पूछा जाएगा कि स्टेट का मतलब तब क्या होता है? दोस्तों यहां पे आप लोग स्टेट का मतलब बोलिएगा कि स्टेट का मतलब होता है बड़ा एस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे नया स्टेट का फॉर्मेशन, इसके ऊपर पूरा जो डिटेल है ये आपका आर्टिकल 3 में मिलता है। आर्टिकल 3 को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्लास में आर्टिकल 3 के ऊपर अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे। और आर्टिकल 4 देखिए क्या बोलता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड द सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 जो दोनों है, ये दोनों में जितना कानून बनेगा, दोनों का तहत जितना कानून बनेगा वो सारा आर्टिकल 4 में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल दोनों का अमेंडमेंट के तहत आएगा। और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर ये सारा का सारा आपका आर्टिकल 4 के अंडर में आता है। अभी चलिए, देश का हिस्सा तो हम लोग अच्छे से समझ लिया,
कि हम लोग का देश का हिस्सा कैसा है, क्या कानून है यहाँ पे, नया स्टेट या एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट, सारा का सारा लैंड बाउंड्री चेंज, सारा का सारा हम लोग देख लिया। तो अभी चलते हैं अगला पार्ट पर। तो देखिए दूसरा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका नागरिकता के ऊपर, ठीक है, सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप जो है इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, ये सिंगल सिटीजनशिप। ये सिंगल सिटीजनशिप जो है आपका, वो आपका यूनिटरी फीचर होता है, ठीक है, ये आपका यूनिटरी फीचर होता है सिंगल सिटीजनशिप। अभी आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि कहां पे आपका डुअल सिटीजनशिप है, ऐसा एक कंट्री का नाम बताइए, तो आप लोग बोलेंगे यूएस, ठीक है। यूएस में एक जो आपका फेडरल सिटीजनशिप होता है और एक आपका स्टेट का सिटीजनशिप होता है, दोनों सिटीजनशिप ही यूएस में जारी है, यहां पे डुअल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के टाइम सिटीजनशिप मिल गया आर्टिकल 5 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 6 देखिए, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया आने वालों में उसका राइट ऑफ सिटीजनशिप कैसा होगा, वो आर्टिकल 6 में डिफाइंड है। आर्टिकल 7 देखिए, इसका ही रिवर्स है। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये आर्टिकल 6 और 7 जो है ये रिवर्स है, ठीक है। पहला जो आर्टिकल 6 आता है वो पाकिस्तान से इंडिया आने वाले के लिए होता है आर्टिकल 6 पे, और आर्टिकल 7 जो होता है वो पाकिस्तान जाने वालों के लिए होता है उसका सिटीजनशिप, ठीक है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पे माइग्रेशन का केस दोनों ही आर्टिकल में देखा गया है, आर्टिकल 7 और 6 दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 8 देखता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर आप लोगों को पूछा जाएगा यही टर्म बोल के एग्जाम में कि पीआईओ ये इंडिया का कौन सा आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, पीआईओ का पूरा मतलब क्या है आपका, पर्संस विथ इंडियन ओरिजिन, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सारा आपका इंडिया के आउटसाइड में डिसाइड करता है। तो इन लोगों के आपका राइट ऑफ सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 8 लागू होता है, ठीक है। और कौन कौन सा आपका आउटसाइड रिसाइडर है, आपका एनआरआई है और आपका ओआईसी है, ओसीआई, ठीक है, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये तीनों में बहुत सारा अंतर है, ये सारा हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास में और अच्छे से और माइन्यूटली डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होता है तीनों में। अभी हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 9 के तरफ, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक आर्टिकल है जहां पे डुअल सिटीजनशिप को बैन किया जाता है आर्टिकल 9 के तहत। मतलब कोई भी पहले से आप लोगों के पास, आप लोग इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, अच्छा बात है, लेकिन कोई भी आपका फॉरेन सिटीजनशिप अगर है तो वो इंडियन सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप का थ्योरी में विश्वास नहीं रखता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 10 देखिए, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो आपका जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है तो उसका कंटिन्यू करने के लिए बोला गया है आर्टिकल 10 के तहत। और आर्टिकल 11 देखिए, अभी जो आर्टिकल 11 है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो यहां पे जो आपका सिटीजनशिप का जो रेसिड्यू पावर है, वो रेसिड्यू पावर पार्लियामेंट का अंदर में आता है, ठीक है। वो सारा जो रेसिड्यू पावर होता है वो सारा पार्लियामेंट के अंदर में आता है, क्योंकि इंडिया का जो आपका ढांचा है वो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट का पास कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप का रेगुलेटरी अथॉरिटी रहता है आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग आज का लास्ट पार्ट में घुसने वाला है, वो पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए लास्ट पार्ट है आज का पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में 3-4 चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले तो है ये फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उनका जो बिल ऑफ राइट्स है वहां से लिया गया फंडामेंटल राइट्स।
और आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका कैरेक्टर आप लोग जान लीजिए, ये जस्टिसिएबल है। यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जस्टिसिएबल का दर्जा मिला है। ये यूएस से लिया गया है और जस्टिसिएबल का दर्जा दिया गया है इसको। आर्टिकल 12 से 35 तक आता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन सब में आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कुछ कुछ आपका बाहर का टॉपिक भी है जो आपका फंडामेंटल राइट्स में इंसर्ट किया गया है। जैसे ध्यान से देखिए दोस्तों, आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यहां पे जो स्टेट का डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। लेकिन आप लोग बोलेंगे स्टेट के साथ फंडामेंटल राइट्स का क्या संबंध है? कोई संबंध है? दोस्तों संबंध जरूर है, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये स्टेट आपका बिगड़ जो मीनिंग है, ये बिगड़ मीनिंग पे यूज किया गया है ये स्टेट वर्ड। ये स्टेट का अंडर में आपका क्या क्या आता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट आता है, और आपका सारा लोकल बॉडीज आता है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आता है आपका स्टेट का अंडर में, ठीक है, आर्टिकल 12 के तहत। अभी ये जो है आप लोग का पार्ट, ये सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों मिला के जो सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। क्यों? सबसे ऊपर में है सेंट्रल, उसके ऊपर, उसके नीचे है स्टेट, और उसके नीचे है आपका लोकल बॉडी। तो ये आपका 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, जो 1992 में आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत और 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये दोनों के तहत आपका 3 टायर गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन हुआ था। अभी आप लोग पूछेंगे कि स्टेट में क्या प्राइवेट पार्ट भी आपका स्टेट का हिस्सा होता है? यानी कि आपका कोई भी प्राइवेट बॉडी है, मान लीजिए आप लोगों का कोई भी कंपनी है, आपका आईबीएम या टीसीएस, ऐसा कोई भी कंपनी है, क्या ये सारा कंपनी भी स्टेट का अंडर में आएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि कोई भी पब्लिक कंपनी, वो अगर स्टेट का, अगर कोई भी टैक्स भर रहा है तो वो स्टेट का अंडर में जरूर आएगा। आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा कि ये प्राइवेट बॉडी आपका स्टेट का अंडर में आता है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्राइवेट बॉडी के लिए कोई प्रावधान है या नहीं? आप लोगों का आंसर होगा हाँ है। अभी आर्टिकल 13 देखिए, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो एस्पेक्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट पे कोई लॉ अगर बनाया गया है, यहाँ पे कोई लॉ बनाया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट के वो अगर नल और वॉइड होगा तो आर्टिकल 13 के तहत वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का जो सिस्टम है, वो सिस्टम बेसिकली 3 चीज के ऊपर चलता है। एक होता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक होता है आप लोगों का लेजिस्लेचर, एक होता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, और एक आता है आपका जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव आपका जो लॉ है वो लॉ बनाता है, ये लॉ को इंप्लीमेंट करता है लेजिस्लेचर, और जुडिशियरी इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। ये तीनों मिला के इंडिया का सिस्टम, टोटल जो सिस्टम है वो चलता है। तो अभी आप लोग देखिए आर्टिकल 13 का और एक फीचर आप लोग देख लीजिए, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो लॉ नहीं है, वो एक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे जो आर्टिकल 13 है वो उसका भी प्रावधान देता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा चीज आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये सारा चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सा आर्टिकल या कौन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन सा आर्टिकल पे आता है, वो सारा चीज, छोटा छोटा पोर्शन जैसे प्राइवेट बॉडी स्टेट का हिस्सा में आता है, ये सारा चीज आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। अभी देखिए शुरू होता है हम लोगों का राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का अंडर में आप लोगों का आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है, आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों जो कंसेप्ट है आपका आर्टिकल 14 में इंश्राइंड है। फिर देखिए आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस
कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट किया गया है किसके आधार पर? आपका रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और आपका जन्म स्थल। ठीक है, ये सारा के ऊपर आर्टिकल 15 ने प्रोहिबिशन डालता है। इसका आधार पर आप लोग को कोई भी आपका सिटीजन हो उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा इसके अंडर में आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, मतलब कोई भी पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, सभी कोई को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। और आर्टिकल 15, 16 अभी आता है आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी इंडिया का एक बहुत पुराना डिजीज है, ये आपका एक सोशल डिजीज है ये अनटचेबिलिटी। इसका बहुत सारा फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो सारा फॉर्म अनटचेबिलिटी का फॉर्म एबॉलिशन होता है आर्टिकल 17 का तहत। मतलब अनटचेबिलिटी आप ऑफिशियली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है आपका? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये टाइटल्स कैसा टाइटल्स? मान लीजिए पहले इंडिया पे बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था, तभी उन लोगों को बहुत सारा खिताब मिलता था। कहां से? आप लोग को जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके तरफ से या अंग्रेजों के तरफ से। उस सारा जो टाइटल्स है, वो सारा टाइटल्स आर्टिकल 18 के तहत आप लोगों को एबॉलिश किया जाता है। अभी देखिए राइट टू इक्वलिटी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये सारा जो आर्टिकल है ये सारा का बहुत एक्सेप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 है इसका ही एक्सेप्शन है आपका गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपका प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलए, ये सब भी आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में आता है। आर्टिकल 15 अभी देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन होगा, और यहाँ पे स्टेट का पास स्पेशल पावर रहता है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन, कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, कोई भी ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, और कोई भी ईडब्ल्यूएस, सभी के लिए प्रावधान बनाने का जो हक है उसको सरकार को दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत, वहां पे एक्सेप्शन पे दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो होता है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका एक्सेप्शन क्या होगा आप लोगों का? इसका एक्सेप्शन होगा आप लोगों का ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारा आर्टिकल 16 का भी एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, अभी आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 का जो एक्सेप्शन है वो है आपका कोई अगर डॉक्टरी पास किया, ठीक है, तो उसका पहले ये डॉक्टर जो टाइटल है वो आप एबॉलिश नहीं कर सकता है आर्टिकल 18 के तहत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 में प्रावधान दिया गया है कि जो अर्न डिग्री है, यानी कि कोई मिलिट्री डिग्री है, कोई आपका ऑफिशियल कोई डिग्री है, वो अर्न डिग्री अगर होगा तो वो एबॉलिश नहीं हो सकता है आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, अच्छे से समझ लिया है आप लोग? चलिए बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम की तरफ। अभी देखिए आर्टिकल 19 जो है, जो पहला पार्ट है राइट टू फ्रीडम का, वहां पे कुल मिला के 6 अधिकार आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कुल मिला के आप लोगों का 6 अधिकार दिया जाता है। ये 6 अधिकार जो है आप लोगों का, ये 6 अधिकार का अंदर में बोलना, कहीं भी जाना, कोई भी प्रोफेशन लेना, ये सारा आता है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी असेंबली, ये सारा आता है आपका आर्टिकल 19 के अंदर में। ठीक है, और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कौन सा आर्टिकल में आता है, तो आप लोगों का आंसर होगा आर्टिकल 19। ठीक है, अभी जो हम लोग आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब कहीं पे भी किसी के, मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ये कन्विक्शन और ऑफेंस के ऊपर आधारित है। कोई भी आदमी, उसका जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा वो नहीं लागू होगा, कोर्ट पे वो नहीं दर्जाया जाएगा, वो नहीं दर्ज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 20 के तहत वो जियोपार्डी का केस में आ जाता है, वहां पे नहीं यूज हो सकता है। अभी देखिए आर्टिकल 21, यहां पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ही वास्ट सा आर्टिकल है कि इसके अंडर में आप लोगों का बहुत सारा जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का बहुत सारा जो मैटर है वो सारा का सारा इसमें ही आता है। यानी कि आपका नींद का जो हक है, यानी कि आपका राइट टू स्लीप जो है, वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है। ठीक है, और
आर्टिकल 21A देखिए, यहाँ पे बोला गया है राइट टू एडुकेशन। यहाँ पे एक वर्ड और होगा, ये एलिमेंटरी एडुकेशन, ये वर्ड ज्वाइन होगा यहाँ पे आर्टिकल 21A पे। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को, आप लोगों को शिक्षा पूरी तरह मिलना चाहिए, यही आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है। अभी देखिए आर्टिकल 22 क्या आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहां पे आप लोगों को पुलिस पकड़ लिया या गुम कर लिया, तो यहां पे आर्टिकल 22 वाइज आपका विचार चलेगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल 22 में ये जो वर्ड है डिटेंशन, इसका मतलब है आपका बंदीकरण। ये बंदीकरण का दो टाइप होता है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ये फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट में जाता है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जरूरत नहीं है तो हिबियस कॉर्पस के तहत जो मैजिस्ट्रेट है वो पहले ही डिसमिस कर देगा, यानी कि पहले ही बेगुनाह साबित कर देगा। अभी देखते हैं आर्टिकल 23 में क्या रखा है आप लोगों के लिए। देखिए क्या आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण जो होता है, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, इसके खिलाफ में आवाज, इसके खिलाफ में आप लोगों का जो हक है। आर्टिकल 23 देखिए, यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो देखिए यहाँ पे फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिकिंग करना और फोर्स्ड लेबरिंग, दोनों ही आर्टिकल 23 के अंडर में प्रोहिबिटेड है। अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि स्लेवरी कौन सा आर्टिकल तहत बैन है इंडिया में, तो आप लोगों का जवाब होगा आर्टिकल 23। ठीक है, और एक टर्म आता है आर्टिकल 23 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आप लोगों का बेगर। ये बेगर का मतलब क्या होता है, ये बेगर का मतलब होता है वर्क विदाउट रेमुनरेशन या वर्क विदाउट वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का पगार, मतलब बिना पगार का काम करने वाला का बेगर को बोला जाता है। ये जो बेगर का जो प्रॉब्लम है, ये भी आर्टिकल 23 में सुलटा गया है। ठीक है, अभी आर्टिकल 24 में क्या बोला गया आपका, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, यानी कि बच्चों को कोई भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देना प्रोहिबिटेड है। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजर्ड्स एक्ट, सारा का सारा जो प्रावधान है वो आर्टिकल 24 में आएगा। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप लोगों का ऐसे में भी टॉपिक आ सकता है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर आप लोग कुछ लिखिए, तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल 23 और 24 का जो आपका एग्जाम्पल है ये उठा सकता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये एक वैलिड आपका पॉइंट मिलेगा। अभी देखते हैं आर्टिकल 25 से क्या है आप लोगों के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। यानी कि देखिए दोस्तों, हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ रहा था तब वहां पे एक वर्ड था सेक्युलर। ठीक है, ये सेक्युलर जो वर्ड है, ये वर्ड आप लोगों का धर्मनिरपेक्षता जो है इसको सूचित करता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सेक्युलर जो वर्ड है, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1906 के तहत ये इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके पहले क्या इंडिया सेक्युलर नहीं था? तो आपका जवाब तब क्या होगा, हाँ उसके पहले भी इंडिया सेक्युलर था। कैसे? ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो आर्टिकल 25 से 28 तक इंश्राइंड है, इसके तहत इंडिया पहले से ही एक सेक्युलर है जब से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन। तो यहां पे देखिए ये जो फ्रीडम ऑफ कंसेंस है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस भी कर सकता है और लोगों के अंदर फैला भी सकता है आप अपना धर्म को। ठीक है, तो आर्टिकल 26 देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप अगर हिंदू होंगे तो आप पूजा में पार्ट लेंगे, आप अगर मुसलमान हैं तो आप नमाज में पार्ट लेंगे। तो ये जो रिलीजियस अफेयर्स है, डिफरेंट रिलीजियस अफेयर्स जो है, ये जो मैनेज होगा, ये इसका जो फ्रीडम है ये आर्टिकल 26 में इंश्राइंड है। ठीक है, आर्टिकल 26 के तहत आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, इसका फ्रीडम आपको दिया गया है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियन, यानी कि कोई पार्टिकुलर रिलीजियन जो है उसका प्रमोशन के लिए वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आर्टिकल 27 में लिखा गया है। ठीक है,
और आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी देखिए कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे आप लोगों का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलता है, लेकिन सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलता है। प्योर गवर्नमेंट जो स्कूल होता है इंडिया पे, वहां पे आप कोई भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कोई भी एक पार्टिकुलर धर्म के ऊपर इंडिया आधारित नहीं है। देखते हैं आर्टिकल 29 में क्या है। तो देखिए यहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 को बोला जाता है। 29 में आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही कॉमन सा फीचर आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा बहुत सारा वर्ड है, बहुत सारा, जो कि अच्छे से डिस्क्राइब्ड या डिफाइंड या एक्सप्लेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नहीं है, आपका शेड्यूल पे भी नहीं है। तो ऐसा ही एक वर्ड है आपका माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी का स्टेटस इंडिया पे दो तरफ से मिलता है। पहले तो बात है जो धर्म के आधार पर है, यानी कि जो रिलीजियस है, रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, और एक टाइप होता है उसको बोला जाता है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि भाषा के आधार पर, ठीक है, लिंग्विस्टिक बोला जाता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये दोनों तरफ का आपका माइनॉरिटी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली देखने को मिलता है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटीज को यह हक दिया जाता है एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश भी कर सकता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है माइनॉरिटीज। आर्टिकल 31 देखिए रिपील हो गया है। आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी कि ये राइट टू प्रॉपर्टी का केस आता है। ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 में ही पहले था, उसके बाद इसको रिपील किया गया है और इंसर्ट किया गया आपका 300B में, जो आपका एक लीगल राइट बनाया गया है। आर्टिकल 31B देखिए यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कुछ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन के बारे में वैलिडेशन यहाँ पे देता है 31B। और 31C क्या है, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसी से बनाया गया कुछ लॉ, ठीक है, उसी से बनाया गया कुछ लॉ को सेव करता है कौन, आर्टिकल 31C। तो यहां पे आर्टिकल 31C और आर्टिकल 14 दोनों डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो लॉ है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बनाया गया है, ये लॉ को आप फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन के केस में आप नहीं चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 31D देखिए रिपील किया गया है। अभी देखिए पार्ट 3 जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 जो है ये आपका भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो बोला था आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपका 5 टाइप का रीट जारी कर सकता है, ठीक है। ये जो रीट वर्ड है ये वर्ड आता है आपका ब्रिटेन से, यानी कि यूके से। ये 5 टाइप का रीट जारी कर सकता है। ये आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट काम करता है। और हाई कोर्ट के लिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो कोई रीट जारी कर सकता है, तो वो आर्टिकल 226 में दिया गया है, ये नोट कर लेना दोस्तों। और एक बात, ये जो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है एज पर फंडामेंटल राइट्स का आप लोग का एस्पेक्ट है, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडर है, ठीक है। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका फंडामेंटल राइट्स के मामले में। तो चलिए देखते हैं, आर्टिकल 32 रिपील हो गया। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, यानी कि जो लोग फोर्स में है, आर्म्ड फोर्स जो है आपका नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, पैरामिलिट्री, ये सारा जो फोर्स है उनका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या कोई भी फंडामेंटल राइट्स का मामला होगा वो आर्टिकल 33 के तहत उसका डिफाइन होगा। देखते हैं आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स
conferred by this part while martial law is in force in any area। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्शल लॉ है ये आर्टिकल 34 में डिफाइन किया गया है। दोस्तों मार्शल लॉ मिलिट्री लॉ से डिफरेंट होता है। ये डिस्क्रिप्टिव क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा क्या कितना और कैसा अलग होता है मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ। अभी देखिए आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रीवियस ऑफ दिस पार्ट। तो लेजिस्लेशन के ऊपर यहां पे जिम्मेदारी बरताया गया है जो ये पार्ट का प्रोविजन को इफेक्ट दे। तो दोस्तों ये था आज आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी, जो कि बढ़ाएगा एग्जामिनेशन में आप लोगों का मार्क्स का क्वालिटी। अभी अगला क्लास जो आएगा आप लोगों का वो आप लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से चालू होगा। तो दोस्तों ये था टारगेट चैनल के तरफ से आज का वीडियो जो था आर्टिकल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पार्ट 1, 2, 3 यानी कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 35 तक खत्म कर लिया है। अभी नया जो पार्ट आएगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी आर्टिकल रिलेटेड, वो चालू होगा आपका पार्ट 4 आर्टिकल 36 और उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही टॉपिक से आप लोगों का अगला वाला क्लास चालू होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टारगेट जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों जो आज चैनल पर नया है, जो नया वीडियो देख रहा है, तो सभी बंदा के लिए बोल रहा है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो देखिए, बारीकी से नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करने में मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।